जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जीव विज्ञान के पोर्शन में कल लगभग छोटी आंत तक कर लिया था और आज हम यकृत को समझेंगे, अग्नाशय को समझेंगे और बड़ी आंत को समझकर अपने क्लास को आज यहीं पर फिनिश करने वाले हैं। तो आज वो घड़ी आ गई है जिसमें हम अपने क्लास को आज फिनिश करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करने के साथ साथ उसे कॉपी में भी नोट डाउन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक, अगर आपको बताएं तो हमने अभी तक छोटी आंत तक अपने क्लास को कर लिया था। छोटी आंत के बाद अब यकृत का समय आता है। यकृत को हमें समझना है, यकृत क्या होता है। यकृत के बाद हम समझेंगे अग्नाशय को, अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय के बाद हम समझेंगे बड़ी आंत को, बड़ी आंत के बाद अपने क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे और अपने क्लास को फिनिश करने के बाद अगले चैप्टर की ओर हम लोग अगली क्लास में चलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। श्री राम का नाम लेकर अपने क्लास को हम शुरू करते हैं और श्री राम सभी का भला करेंगे, इसलिए हमारी भी भलाई करेंगे और आप सबकी भी भलाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला कि यकृत क्या होता है, यकृत से हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको कल बताए थे इलियम के बारे में, इलियम जो होता है सबसे अंतिम भाग होता है और इलियम के बारे में थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं। इलियम जो होता है पूर्ण रूप से पाचन करता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन अगर कोई करता है तो वो एक इकलौता है इलियम, और पूर्ण रूप से पाचन अगर कहीं पर होता है किसी चीज का तो वो इलियम का होता है। अब समझना है, इलियम में पूर्ण रूप से पाचन होता है लेकिन पाचन में सहायक कुछ ना कुछ रस होता है, कुछ ना कुछ रस के माध्यम से पाचन होता है। तो इलियम में रस आता कहां से, तो इस चीज को याद रखना है। इलियम में रस आता है यकृत से और अग्नाशय से। यकृत से अगर बात करें तो जैसा कि हमने थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि यकृत से हमें पित्तरस मिलता है और अग्नाशय से हमें अग्नाशय का रस मिलता है। तो ये सब रस इलियम में आती है और इलियम में आकर उसे भोजन को पचाने में सहायक करती है। तो ठीक है, आज हम यकृत से पढ़ते हैं, यकृत पढ़ते हैं, अग्नाशय को पढ़ते हैं और उसके बाद अपने क्लास को हम फिनिश करने के क्रम में लेके चलते हैं। तो आइए सबसे पहली बात हम यकृत को समझते हैं। यकृत को अंग्रेजी में कहें तो लीवर होता है और लीवर को हर एक कोई जानता होगा, हर एक कोई समझता होगा। लीवर की बात करें तो लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि अगर कोई है तो हमारे शरीर का वो यकृत है। ग्रंथि जैसे कि मैंने आपको पहले ही के क्लास में डिस्कस करके बता दिया था कि ग्रंथि का मतलब क्या होता है। तो ग्रंथि का मतलब किसी न किसी कोशिका से रस स्रावित जब होता है तो उस कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो रस स्रावित करने वाला क्या कहलाता है, ग्रंथि कहलाता है। और लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है हमारे मानव शरीर का। अगर लीवर के वजन की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। तो यकृत का वजन, लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 केजी के आसपास होता है। ठीक है, अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत जो होता है स्त्राव सॉरी अगर हम यकृत की बात करें बालक, इस चीज को समझो थोड़ा सा। यकृत की बात करें तो यकृत जो होता है स्त्राव करता है पित्त का। यकृत क्या चीज का स्त्राव करता है, तो यकृत स्त्राव करता है पित्त का। भैया पित्त क्या होता है, तो पित्त एक तरह का रस है और वो रस जो होता है वो कौन स्त्रावित करता है, तो लीवर स्त्रावित करता है, स्त्रावित करता है। स्त्रावित का मतलब निकालना होता है। तो निकालता कौन है, लीवर निकालता है। और वो कौन सा रस निकालता है, पित्त निकालता है। याद रखना, ये पित्त जो है एक जगह पर जाकर संचित होता है, एक जगह पर जाकर संचित होता है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। क्या कहा जाता है इसे, पित्ताशय कहा जाता है। और अक्सर पित्ताशय के बारे में सब जानता है लेकिन अंग्रेजी में जानता है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। तो याद रखना, लीवर क्या कौन से रस को निकालता है, पित्त रस को निकालता है। पित्त रस एक जगह पर जाकर जमा होता है, जिस जगह पर जाकर जमा होता है उसे हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है और उसी गॉल ब्लैडर में जाकर ये पित्त रस जो है जाकर जमा हो जाता है। अक्सर हमने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो फल्ला जगह स्टोन हो गया। तो गॉल ब्लैडर में अक्सर स्टोन होता है लोगों को। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे होता है, इसी का स्त्राव कम हो जाने से उसमें
कुछ ना कुछ जमा हो जाता है गंदा वगैरह, और वही गंदा ऑक्जेलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल में चेंज होने के बाद वो क्या चीज का रूप ले लेता है, तो वो पत्थर का रूप ले लेता है। तो यही होता है जब स्त्राव कम हो जाता है लीवर का पित्त से, मतलब लीवर जो है स्त्रावित कम करने लगता है पित्त, तो गॉल ब्लैडर में पित्ताशय कम होने लगता है, और गॉल ब्लैडर में पित्त रस अगर कम होने लगेगा, पित्ताशय में अगर पित्त रस कम होने लगता है, तो वो पित्त धीरे धीरे ऑक्जेलिक अम्ल में चेंज होने लगता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है एक पत्थर का रूप ले लेता है। तो आपके शरीर में जब पत्थर होता है तो याद रखिएगा वो पत्थर क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, वो कुछ नहीं होता, ऑक्जेलिक रूप होता है, ऑक्जेलिक का एक रूप होता है। ठीक है बालक सर, अब चलो आगे देखते हैं। यकृत के बारे में हमने क्या पढ़ा, यकृत जो स्रावित करता है पित्त रस, और पित्त रस कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है। देखिए इस चीज को समझना है, अगर हम बात करें इस यकृत की, तो यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है। अगर हम बात करते हैं यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, देखते जाना समझते जाना, छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं। भाई नलिकाएं क्या होता है, नली, छोटा छोटा पाइप निकला हुआ रहता है लीवर से, बहुत सारा छोटा छोटा पाइप निकला हुआ रहता है नलिकाएं से, लीवर से। ठीक है, छोटी छोटी नलिकाएं लीवर से निकलती है। छोटी छोटी नलिकाएं क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं की अगर हम बात करते हैं तो छोटी छोटी नलिकाएं इस लीवर से निकलती है। ठीक है, और तो और अगर हम बात करें तो लीवर का, यकृत का नलिका, यकृत का नलिका और पित्ताशय का नलिका, देखते जाना समझते जाना थोड़ा सा, यकृत का नाली और पित्ताशय का नाली दोनों एक जगह पर जहां पर मिलता है, और उस जगह पर मिलने के बाद याद रखना, उस जब ये मिलता है तो मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करता है, मूल पित्त, मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करता है, मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करता है। मतलब यकृत से पित्त, यकृत से पित्त रस निकलता है, पित्त रस जाके गॉल ब्लैडर में जमा होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका शरीर यहाँ पर इस तरह से शरीर है, और इस शरीर में यहाँ पर आपका क्या है, लीवर इस तरह से, और लीवर के जस्ट नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का नली, गॉल ब्लैडर का इस तरह से नली आया, और गॉल ब्लैडर का नली इस तरह से आया, और यकृत का नली जिस जगह पर मिलता है उस जगह पर हम वो क्या चीज का निर्माण करता है, वो निर्माण करता है मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करता है। तो याद रखना, यकृत का नलिका और पित्ताशय का नलिका जिस जगह पर मिलता है, या यकृत की नलिका या पित्ताशय की नलिका, दोनों नलिका, दोनों का नली मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है, तो मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, तो मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करता है। ठीक है, और तो और समझना, और ये जो मूल पित्त वाहिनी होती है, इस मूल पित्त वाहिनी के बारे में अगर हम बताएं तो इसका पित्त जो होता है, मूल पित्त वाहिनी का पित्त, पित्त माने रस, ये पित्त रस जो होता है क्या होता है, गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा, गाढ़ा, जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं गाढ़ा क्या होता है। गाढ़ा के बाद अगर बात करें तो हल्का हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का हरा रंग का होता है। और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, क्षारीय मतलब बेसिक गुण इसमें, बेस रहता है इसमें मौजूद। क्या रहता है बालक, इसमें बेस मौजूद रहता है, क्षारीय गुण रहता है इसमें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने छोटी आंत में पढ़ा था कि छोटी आंत 3 तरह का रस को स्रावित करता है, छोटी आंत 3 तरह के रस को स्रावित करता है, HCl, एमाइलेज, पेप्टिनोजेन, पेप्टिनोजेन। HCl स्रावित करता है गैस, मतलब HCl एसिड को स्रावित करता है। ठीक है, HCl क्या करता है, एसिड को स्रावित करता है। हमारे शरीर में एसिडिक मात्रा डेवलप होता है, और याद रखना जैसा कि हमने बताया था कि खाना बोलस रहता है, बोलस से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में खाना जाती है, और छोटी आंत में खाना का पाचन होता है, और छोटी आंत में सबसे ज्यादा खाना का पाचन कहां पर होता है, तो इलियम में होता है। और इलियम में जहां पर पाचन होता है वहां पर इलियम से, जैसा कि जेजुनम और ड्यूडिनम, अगर हम बात करते फिर से थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा इस चीज को देखना समझो। जेजुनम से खाना जब इलियम में जाता है, जेजुनम से खाना जब इलियम में जाता है
या अगर हम बात करें जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जैसा कि कल हम बात कर रहे थे उसके बारे में, तो अमाशय के बारे में। अमाशय से खाना किसमें जाता है? अमाशय से खाना जाता है छोटी आंत में। तो अमाशय से जब खाना छोटी आंत में जाता है तो याद रखना अमाशय में 3 तरह का रस निकलता है, जो HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्टिनोजन होता है। अमाशय में 3 तरह का रस होता है, HCl, म्यूकस और पेप्टिनोजन, जैसा कि हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। HCl जो है वो खाना के साथ क्या रहता है, मिक्स रहता है, और वो खाना HCl जो है पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत को कोई नुकसान ना हो एसिड की मात्रा से, इसलिए हमारा शरीर, इसलिए हमारा यकृत जो है इस पित्त को डेवलप करता है, और ये पित्त सीधा कहां भेज देता है, ये पित्त सीधा भेज देता है हमारे छोटी आंत में, जो कि ये अम्लीयता गुण को क्या कर दे, ये क्षार्य गुण उसको खत्म कर दे, इस अम्लीयता को क्या कर दे, नष्ट कर दे। अम्लीयता को नष्ट करने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम क्षार्य को मारेंगे। तो जैसे ही अम्लीयता को हमको नष्ट करना है तो हम उसमें क्षार्य फेंक के मारेंगे, तो अम्लीयता हमारा क्या हो जाता है, खाना का नष्ट हो जाता है, और हमारी छोटी आंत को कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ देख रहे हैं भगवान किस तरह से हमारे शरीर का निर्माण किया है, कि पहले खाना को पचाने के लिए HCl की जरूरी है, HCl अब भगवान छिटवा दिए, एसिड हो गया, अब वो खाना जा रहा है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत को कोई गड़बड़ी ना हो, तो HCl की मात्रा को क्षारीय बनाने के लिए, HCl की मात्रा को न्यूट्रल करने के लिए ये पित्त को फेंक दिया जाता है, ये पित्त को इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, स्रावित कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। तो याद रखना मूल पित्त वाहिनी का अगर हम कार्य की बात करें, या हम यकृत की कार्य की बात करें, या हम पित्ताशय की कार्य की बात करें, तो आना कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य के बारे में अगर हम बात करें, अम्लीय काइल, अम्लीय अम्लीय काइल की अम्लीयता को नष्ट करता है। यहां पर आप लिखिएगा कार्य, कार्य लिख के लिखिएगा अम्लीयता काइल, अम्लीय काइल की अम्लीयता को क्या करता है, अम्लीयता को नष्ट करता है। ठीक है बालक सर, आ जाओ दूसरा पॉइंट पे देखते हैं। दूसरा, वसा का विखंडन करता है। वसा का क्या करता है, वसा का विखंडन करता है। वसा का विखंडन करने का मतलब वसा को तोड़ता है, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं हमारा शरीर 3 ही चीज का पाचन करता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो वसा का विखंडन करता है किसके मदद से, तो पित्त लवण की मदद से वसा का विखंडन करता है। तो लीवर के बारे में आप लोग यहाँ तक जान लिए होंगे, मूल पित्तवाहिनी निकलता है, मूल पित्तवाहिनी का रंग हरा होता है, पित्त का गढ़ा होता है। अगर बात करें तो वसा का विखंडन पित्त लवण की सहायता से अम्लीय काइम की अम्लता को नष्ट कर देता है। जैसा कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि काइम किसको कहते हैं, काइल किसको कहते हैं, ये सब थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जैसा कि हमको पता है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कल के डिस्कस हम लोग कर लिए थे, हम लोग जब खाना खाते हैं जीव लार मिला देता है खाना को, लार जब भेजता है तो वो खाना क्या हो जाता है, बोलस। बोलस में जाने के बाद हमारा खाना किस में जाता है, हमारा खाना जाता है यहाँ अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद वो खाना क्या हो जाता है, काइल हो जाता है। क्या हो जाता है, काइल। काइल मतलब अम्लीयता उसमें मार दिया, मतलब HCl की मात्रा उस खाना में मिला दिया, म्यूकस की मात्रा उसमें मिला दिया, पेप्टिनोग्लोजन उसमें मिला दिया, तीनों रस उसमें मिला दिया, तो वो क्या बन गया, खाना काइल बन गया। बोलस से किसमें बन गया, काइल, CHYLE बन जाता है, CHYLE काइल। अब ये खाना जब हमारी छोटी आंत में जाता है, यही खाना को काइल जो है, काइल की अम्लीयता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और क्या बना देता है, काइम बना देता है। काइल किस में चेंज हो जाता है, फिर काइम में चेंज हो जाता है। तो खाना है, खाना हमारा काइल से काइम में चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। अब चलिए हम लास्ट अग्नाशय को समझते हैं। अग्नाशय के बाद बड़ी आंत है, नॉर्मल छोटा सा पोर्शन है, तो अग्नाशय को थोड़ा सा समझिएगा। इसको मिटाते हैं हम, और आशा करते हैं आप लोग एक एक चीज को नोट डाउन करते जा रहे होंगे, और एक एक चीज को नोट डाउन करते जाइए। और ये हमारा आज का लास्ट क्लास है, और इस क्लास में हम पहले चैप्टर को खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद शोषण की ओर चलेंगे, शोषण को जानेंगे अच्छे से। और शोषण भी काफी 2 क्लास का लेक्चर है, 2 क्लास में उसको भी फिनिश करेंगे शोषण को। आइए अग्नाशय को ठीक करते हैं। अग्नाशय को ठीक क्या करेंगे, मतलब समझते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, अग्न्याशय, अग्न्याशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अग्नाशय को अंग्रेजी में हम कहते हैं पेनक्रियास। क्या कहा जाता है, पेनक्रियास कहा जाता है। अग्नाशय होता कहाँ है भैया, अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे होता है।
अमाशय माने पेट, अब पेट के अमाशय के ठीक नीचे कौन होता है? अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो अग्नाशय हमारे शरीर में ग्रहणी को घेरे हुए रहता है। किसको घेरे हुए रहता है? ग्रहणी को। ग्रहणी के घेरे में रहता है। किसके घेरे में रहता है? ग्रहणी के घेरे में रहता है और हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है। तो अगर फिर से अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय हमारे अमाशय के ठीक नीचे होता है, ग्रहणी के घेरे में होता है और पीले रंग की ये क्या है? ये ग्रंथि है। अब ये ग्रंथि क्यों है आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रंथि वही होता है जो रस को स्रावित करता है। ऐसी कोशिका जो रस को स्रावित करे वो ग्रंथि कहलाती है। और अग्नाशय हमारा क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। क्यों ग्रंथि है? क्योंकि ये रस को स्रावित करती है। देखिए, अग्नाशय में अगर हम बात करें तो अग्नाशय में बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। अग्नाशय में अगर हम बात करें तो अग्नाशय में भी बहुत सारी नलिकाएं होती है और वो नलिकाएं मिलकर अग्नाशय अगर हम बात करें तो अग्नाशय में भी बहुत सारी नलिकाएं होती है और अग्नाशय सभी नलिकाएं मिलकर अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय वाहिनी बनाती है। जिस तरह से हम बात किए थे मूल पित्त वाहिनी की, उसी तरह अग्नाशय वाहिनी बनाती है। और एक चीज याद रखना, अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों मिलता है और इधर हो ना। तो नलिकाएं को हम देख रहे हैं तो नलिकाएं अग्नाशय में छोटी छोटी नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है? अग्नाशय वाहिनी बनाती है। अग्नाशय वाहिनी की बात करें तो अग्नाशय वाहिनी और याद रखिएगा मूल पित्त वाहिनी, जो हम पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, पित्त वाहिनी या मूल पित्त वाहिनी, ये दोनों मिलकर बड़ी नलिकाएं मिलती है। बड़ी नलिकाएं मिलती है और ये बड़ी नलिकाएं पता है कहां जाकर खुलती है? याद रखना, ये बड़ी नलिकाएं मिलती कहां पर है? तो छोटी आंत के ग्रसनी में। ग्रसनी मतलब जहां से छोटी आंत शुरू होता है, छोटी आंत का सबसे पिछला भाग जो कहलाता है वो ग्रसनी कहलाता है। जहां से छोटी आंत शुरू होती है वो ग्रसनी कहलाती है। तो बड़ी नलिकाएं कहां जाकर मिलती है? तो याद रखना, ग्रसनी में जाकर मिलती है। अग्नाशय और मूल पित्त वाहिनी बड़ी नलिकाएं होती है और बड़ी नलिकाएं कहां जाकर मिलती है? तो याद रखना है आप लोग को, वो ग्रसनी मैं बोल रहा हूं, वो ग्रहणी में जाकर मिलती है। कहां पर जाकर मिलती है? वो ग्रहणी में जाकर मिलती है। और ग्रहणी, जैसे मान लीजिए हम बात करें ये छोटी आंत की, तो इस तरह से हमारा छोटी आंत होता है। छोटी आंत कुल हमारा कुछ यहां से शुरू होता है। छोटी आंत, तो छोटी आंत जो यहां से शुरू होता है, तो याद रखना है अमाशय के नीचे हमारा क्या होता है? अमाशय के नीचे अग्नाशय होता है इस तरह से। और लीवर के नीचे, ये मान लीजिए हमारा लीवर है और लीवर के नीचे क्या होता है? लीवर के नीचे हमारा पित्ताशय होता है। तो मूल पित्त वाहिनी से नलिकाएं और इसका नलिकाएं, किसका नलिकाएं? तो अग्नाशय की नलिका, दोनों नलिका मिलती है और दोनों नलिका कहां पर जाकर मिलती है? तो ग्रहणी में जाकर खुलती है। और यही ग्रहणी में कायम की अम्लता को इस दोनों अग्नाशय के द्वारा जो रस निकलता है और मूल पित्त वाहिनी के द्वारा जो रस निकलता है, इस दोनों मिलकर क्या करता है? अम्लीयता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। खाना की अम्लता को नष्ट कर देता है ताकि छोटी आंत को कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर हम बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय में कौन कौन सा रस रहता है? तो उसको हम लोग पहले ही के क्लास में डिस्कस कर, सेकेंडरी क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें रहता है ट्रिप्सिन, इसमें रहता है एमाइलेज, इसमें क्या रहता है? एमाइलेज रहता है। इसमें अगर हम बात करें आप लोग के सामने तो इसमें रहता है लाइपेज, इसमें क्या रहता है? लाइपेज रहता है। और अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियस रहता है। क्या होता है? न्यूक्लिक होता है, जो कि हम न्यूक्लियस में पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो याद, एक एक चीज को याद करते हैं। देखिए एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है ग्लूकोज को लैक्टोज में चेंज करता है। ग्लूकोज को किस में चेंज करता है? लैक्टोज में चेंज करता है।
एमाइलेज ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज करो। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज करता है। तो एमाइलेज का कार्य क्या है? एमाइलेज का कार्य है ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज करना। अगर हम लाइपेज की बात करें तो वसा को जो कि बड़ा कोशिका वाला वसा है, उसको छोटा कोशिका वाले वसा में चेंज करता है। तो छोटा वसा में इसको चेंज करता है। और छोटा वसा कैसा वसा होता है? वो अम्लीयता वसा होता है। वसा अम्ल में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? वसा अम्ल में चेंज करता है। ठीक है, तो एमाइलेज ग्लूकोज को माल्टोज में चेंज करता है। लाइपेज वसा को बड़ी वसा को छोटी वसा में चेंज कर देता है। ठीक है, और इसी तरह से हमारा अब खाना जो है, काइम से खाना क्या हो जाता है? काइल बन जाता है। हमारा खाना काइम से क्या हो जाता है? काइल। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वहां पर आप सुधार कर लीजिएगा। क्या मैंने बताया था कि हम जो पहले खाना खाते हैं, लार में लपेटते हैं, तो लार में लपेटने के बाद हमारा खाना बोलस बन जाता है। लार में लपेटने के बाद खाना तैयार है पेट में जाने के लिए, तो पेट में जाने के क्रम में वो खाना को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जब हमारा खाना अमाशय में गया, तो अमाशय में जाने के बाद पाचन की क्रिया उसमें शुरू हो जाती है। तो पाचन की क्रिया जब उसमें शुरू हो जाती है, तो वो खाना काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। उस खाने को क्या कहते हैं? काइम। और काइम जब इतना तरीका का प्रोसेस उसके ऊपर हो जाता है, ये सब प्रोसेस मतलब अम्लीयता को नष्ट कर दिया जाता है, तो वो खाना काइल में चेंज हो जाता है। मतलब टोटल खाना अब क्या हो चुका है? हाँ, तो अब यहाँ पर जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारा अमाशय में गया, अमाशय में जाने के क्रम में इतना सारा प्रोसेस हो गया, तो वो खाना किसमें चेंज हो गया? बोलस से काइम में। वो खाना बोलस खाना है, सिर्फ वो नाम चेंज होते जा रहा है। बोलस से किसमें हो गया? काइम में। अब इतना सारा प्रोसेस हो गया हमारा। अब जब इतना सारा हमारा प्रोसेस हुआ, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद एक चीज याद रखना है, ये सब प्रोसेस होने के बाद टोटल खाना जो है, अब हमारा प्रोसेस हो गया। ये खाना काइम से जो है हमारा का जो है प्रोसेस, खाना हमारा किसमें चेंज हो गया? काइल में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? काइल में। खाना अब तैयार है बड़ी आंत में जाने के लिए, और जब बड़ी आंत में जाता है, वो खाना को क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। अब चलिए, अब लास्ट सेगमेंट को समझते हैं और बड़ी आंत को खत्म करके खाना को खत्म करते हैं। देखिए, अब खाना हमारा क्या बन चुका है? काइल बन चुका है। फिर से अगर हम इस काइल की घटनाक्रम की बात करें, तो मुंह में जब खाना रहता है लार, तो उस समय खाना हमारा क्या होता है? बोलस होता है। बोलस से अगर हम बात करें आगे, तो अमाशय तक खाना जाता है। अमाशय में टोटल क्रिया होती है, अम्लीयता उसमें डाली जाती है, पाचन शुरू हो जाती है, तो खाना किसमें बदल जाता है? काइम में बदल जाता है। मतलब छोटी आंत में अमाशय और छोटी आंत में जब खाना रहता है, तो क्या हो जाता है? वो काइम में चेंज होता है। जब सब कुछ उसके ऊपर प्रक्रिया हो जाती है, अब वो बड़ी आंत में जब जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो खाना काइल से किसमें चेंज हो जाती है? काइल में चेंज हो जाती है। अब काइल जो होता है, चलिए अब काइल के बारे में समझते हैं थोड़ा। काइल में क्या होता है? अब ये खाना पचा हुआ है, तो याद रखना, इलियम में एक विल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विली पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में विलाई द्वार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विलाई द्वार कहते हैं। तो काइल का अगर बात करें, तो पचा हुआ खाना का अवशोषण, पचा हुआ खाना का अवशोषण जो है, विलाई द्वार के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? तो विलाई द्वार के द्वारा हो जाता है। विलाई द्वार के द्वारा हो जाता है पचा हुआ खाना का अवशोषण। तो विलाई द्वार क्या है? विलाई द्वार इलियम का एक हिस्सा है। इलियम का एक हिस्सा क्या है? विलाई द्वार है। और विलाई द्वार के द्वारा पचा हुआ खाना का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग लास्ट पोर्शन के ऊपर अपना, और वो लास्ट पोर्शन है हमारा बड़ी आंत। और बड़ी आंत को समझकर अपने क्लास को आज हम फिनिश करते हैं, और एक चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो अब आ गए हम लोग बड़ी आंत में। बड़ी आंत, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बड़ी आंत को अगर हम बात करें, तो छोटी आंत के जस्ट अगले भाग के बाद जो होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा बड़ी आंत कहलाता है।
बड़ी आंत को अगर हम बात करें तो बड़ी आंत को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? तो दो भाग में बांटते हैं। और वो दो भाग कौन कौन सा है? तो याद रखना है, दो भाग है। एक भाग है कोलोन, एक भाग क्या है? कोलोन। और दूसरा बात की बात करें तो मलाशय या रेक्टम। क्या कहलाता है? मलाशय या रेक्टम कहलाता है। मलाशय तथा रेक्टम कहलाता है। तो यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। बड़ी आंत छोटी आंत के जस्ट बाद का भाग क्या कहलाती है? बड़ी आंत कहलाती है। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक कोलन कहलाता है और एक मलाशय तथा रेक्टम कहलाता है। मलाशय तथा रेक्टम कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है। याद रखना, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है। तो इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी और बड़ी आंत का जहां पर जोड़ होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ऊपर में छोटी आंत है और नीचे में हमारा क्या होता है? बड़ी आंत। और जहां पर ये जुड़ता है, इस जगह पर देखना है थोड़ा सा, ये जो जोड़ होता है, कुछ जोड़ इसका यहाँ पर होता है, ठीक है? यहाँ पर कुछ जोड़ होता है इसका। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ पर, जोड़ को हम सेकम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेकम कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और सीकम के सिरे पर उंगली जैसी संरचना होती है। ये जो सीकम है, इसके सिर पर इस तरह से उंगली जैसी संरचना होती है। सीकम के सिर पर, सीकम के सिरे पर, सीकम के सिरे मतलब सीकम के सिरे के ऊपर, सीकम के सिरे पर उंगली जैसी संरचना होती है। उंगली जैसी संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। और इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर क्या होती है? सीकम होती है। और सीकम के ऊपर अगर हम बात करें तो सिरे पर उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स की आपके सामने अगर हम बात करते हैं तो अपेंडिक्स हमारे पाचन क्रिया में कोई चीज का मदद नहीं करती है। और अपेंडिक्स की बात करें तो हमारे शरीर में ये फालतू का अंग है। अपेंडिक्स की बात करें तो इसे वेस्टिजल ऑर्गन कहते हैं हम लोग, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी मतलब एगो भगवान के द्वारा किसी तरह से एगो अंग दे दिया गया है, जिसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। मतलब भगवान के द्वारा गलती से अंग को फिट कर दिया गया है हमारे शरीर में। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों पर सीकम, और सीकम के ऊपर सिरे पर उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग। अब बड़ी आंत कोलोन और मलाशय तथा रेक्टम। अब बड़ी आंत का कोई काम नहीं है। बड़ी आंत क्या करता है? खाना, जो बचा हुआ खाना होता है, बचा हुआ अपच खाना, बचा हुआ अपच खाना। कौन सा खाना? अपच खाना। मल द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा निकाल देना। मल द्वार के द्वारा क्या कर देना? निकाल देना। इसका एक प्रमुख कार्य है। और इस तरह से हमने बड़ी आंत को भी कवर कर लिया है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हमने यहाँ तक क्या देखा? हमने बड़ी आंत को, यकृत को, अग्नाशय को, दांत को, मैंने पूरे हमारे पाचन तंत्र को हमने समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये सब टोटल वीडियो समझ में आया। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को बताएं, अच्छे से पढ़ें, मस्त रह के पढ़ें, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब कल की क्लास में हम लोग श्वसन को शुरू करेंगे, श्वसन को जानने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तो चलिए, जय हिंद।